तो टॉपिक ये रेडियोग्राफिक यूनिट। हम लोग एक्चुअली रेडिएशन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे रेडिएशन के फील्ड में, हमारे मेडिकल के फील्ड में किस यूनिट का कितना काम हो सकता है, वीपी है। अब जब आप एक्सरे रूम में जाकर के जो उनका एक्सपोजर मशीन होता है, जो उसको हम कंसोल पैनल कहते हैं, उसको जब आप देखने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे हर एक पेशेंट के साथ साथ आपको केबीपी और एमएस एडजस्ट करने का नीड पड़ेगा। कई बार मैनुअल भी होता है, वो ऑटोमेटिक भी हो जाता है। फिल्म का डेंसिटी होगा, यानी डार्कनेस ऑफ फिल्म। जब आप रेडियोग्राफिक फिल्म देखेंगे तो उसमें आपको काला काला सा दिखता है, राइट। तो वो जो डार्कनेस ऑफ फिल्म होता है, जो डेंसिटी होता है, उस चीज को। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पे। दोस्तों आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है रेडिएशन फिजिक्स। हम लोग अभी से रेडिएशन फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे और इसका प्रॉपर बेसिक से लेकर के जो फाइनल होगा, यानी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और रेडिएशन फिजिक्स में जितने भी सिलेबस है, जो भी चैप्टर्स है, सबको कवर करेंगे एक एक करके। ये वीक में 2 वीडियोस आएंगे आपके, अभी जो बेसिक है, और मैक्स टू मैक्स एक चैप्टर का 3 से 4 वीडियो ही होगा, जो बहुत शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आज से और अभी से इसी वीडियो से इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे इस सीरीज का नाम है, या फिर जो हम लोग कोर्स पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रेडिएशन फिजिक्स, तो इसमें हमें कुछ फिजिक्स भी जानना पड़ेगा जो रेडिएशन के फील्ड में काम आने वाला है। बाकी और भी सीरीज है, जैसे बोन एनाटॉमी का। अगर आप बीआरआईटी डीआरआईटी के स्टूडेंट हैं पैरामेडिकल कोर्स के, तो आप उस सीरीज को भी देख लीजिए, क्योंकि जब भी आप क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, कहीं हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आपको बोन के बारे में एक एक चीज याद होना चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल होता है, जो आप प्रैक्टिस करते हैं, तो बोन से ही प्रैक्टिस करते हैं। यानी जो बॉडी में बोन्स होते हैं, उसी चीज का फोटोग्राफ्स लेते हैं। जो बाकी ऑर्गन है उन सब का भी लेते हैं, पर जो आपका बेसिक होता है, जो स्टार्टिंग में आप जब जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो बोन से ही आप स्टार्ट करते हैं। सो आपको बहुत काम आने वाला है और काम आएगा, एक बार सीरीज को देख लीजिएगा। अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ये फिजिक्स का एक पार्ट है जो रेडिएशन फिजिक्स में काम आने वाला है। हम लोग जनरल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स आएंगे जिसमें हम लोग एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर जो यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, रेडिएशन हैजार्ड के बारे में पढ़ेंगे, रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बेसिक रेडिएशन फिजिक्स है, ये सब इसी में कवर होने वाला है, राइट। तो जैसे इसका नाम है जनरल फिजिक्स और इसमें चैप्टर है क्वांटिटीज एंड यूनिट का, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो फिजिक्स होता क्या है एक्चुअली, किसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं। तो ये साइंस है फिजिक्स, जो डील करता है नेचर और नेचुरल फेनोमेना के साथ। एक्चुअली क्या है ना कि ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स का यूज लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट्स में है। फिजिक्स का तो कम भी, लेकिन मैथमेटिक्स का लगभग सभी सब्जेक्ट्स में है, राइट। और यहाँ भी देखिए ये फिजिक्स आ ही गया है आखिरकार रेडिएशन के फील्ड में भी, मेडिकल के फील्ड में भी। खैर, अब ये फिजिक्स है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जानने को, समझने को, जैसे नेचर इतना वास्ट है। तो इसमें हम लोग जनरली जो मेन पॉइंट होगा, जिस चीज को हम लोग जानेंगे, जो तो उस पे हम लोग मैटर और एनर्जी पे बात करेंगे, जो हमारे रेडिएशन के फील्ड में, जो मेडिकल के फील्ड में काम आने वाला है। तो जो आपका मैटर होता है, आप सबको पता होगा, एक बार फिर भी रिकॉल कर लेते हैं। सबस्टांस जो स्पेस लेता हो और जिसके पास मास हो, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर एक्चुअली मॉलिक्यूल्स एंड एटम से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। मैटर के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इस फॉर्म को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर से लिक्विड या फिर सॉलिड, ऐसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जिसका प्रोसेस होता है चेंजेस, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज की हेल्प से हम लोग इन सब चीजों को कर सकते हैं, मैटर के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। अभी तक हम लोग जो जानते हैं, समझते हैं, आप सब में से कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि मैटर के 5 फॉर्म्स होते हैं, और जो जनरली हम लोगों को बताया जाता है, जो हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली, वो 3 ही फॉर्म पढ़ते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इसके 2 और एडिशनल फॉर्म्स भी होते हैं, क्रिस्टल एंड प्लाज्मा। ये 2 अलग स्टेट है इसके, जिसको हम लोग नहीं पढ़ते, इसको हायर एजुकेशन में जब जाते हैं तो वहां पे पढ़ा जाता है। अब इसके फॉर्म को जैसे मैंने बताया, हम लोग चेंज कर सकते हैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के हेल्प से, राइट। अब अगर यहीं पे आपको मैं फिजिकल चेंज के बारे में कुछ बता दूं, तो फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मैटर का शेप, साइज चेंज हो, जिसको दोबारा से रिवर्स कर दिया जाए। एक शब्द में, एक वर्ड में अगर बोलूं, तो ये होगा कि जो रिवर्सेबल चेंज होता है। और केमिकल चेंज वहीं पे इरिवर्सिबल होता है, जिसके केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाते हैं, राइट। तो वो हो गया आपका केमिकल चेंज। इसमें अगर एग्जांपल ले ले केमिकल चेंज में, तो अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं,
तो इस केमिकल चेंज में आपका एग्जांपल हो सकता है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब यहीं पे अगर बात कर ले तो वाटर से आइस और अगेन आइस से वाटर, ये एक फिजिकल चेंज है जिसमें आप वाटर से आइस बना सकते हैं एक फॉर्म से, यानी लिक्विड से सॉलिड बनाएंगे, अगेन ये सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। तो ये हो गया आपका फिजिकल चेंज जो रिवर्स हो सकता है, राइट। अब यहाँ एनर्जी की बात कर ले हम लोग, तो एनर्जी जो एबिलिटी टू डू वर्क, इसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं, राइट। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे आपका मैटर का फॉर्म चेंज हो सकता है, इसी तरीके से एनर्जी का भी फॉर्म चेंज हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं हीट एनर्जी में। अभी वैसे ठंडी का मौसम चल रहा है, तो इसमें हम लोग अपने अपने घरों में क्या करते हैं, हीटर यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से इसका फॉर्म चेंज होता है। अब एनर्जी के कंजर्वेशन के लिए कुछ एक लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट, यानी इस यूनिवर्स में जितने भी एनर्जी है सब कांस्टेंट है, न तो उसको बनाया जा सकता है न उसको बिगाड़ा जा सकता है। बस उसमें किया जो जा सकता है वो ये कि उसके एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। तो ये हो गया आपके एनर्जी के बारे में कुछ चीजें जो मुझे आपको यहाँ पे बताना। यहाँ एक नोट पॉइंट है, इस नोट पॉइंट में जो मेंशन है, मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मैटर को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, इसको देखिए। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहाँ पे E एनर्जी है, M मास है एंड C स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट का जो वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। इस स्पीड से जो है लाइट ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे जो मैटर होगा उसका मास आप रखेंगे और जैसे आप उसका मास रखेंगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगा कि उस मैटर का एनर्जी कितना होने वाला है, राइट। अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में, तो जब आप उस मैटर का मास रखेंगे तो आपको उसका एनर्जी पता चल जाएगा। अब ये जो है आपका C यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे आप कुछ भी मास रखेंगे उसी अकॉर्डिंग इस एनर्जी का वैल्यू चेंज होगा, बिकॉज ये कांस्टेंट है, ये सबके साथ लगेगा ही लगेगा। सो इस चीज को आप समझ सकते हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हुए जो आपका अगला टॉपिक है, अब इसी में आगे बढ़ते हुए जो आपका अगला टॉपिक है ये है क्वांटिटी एंड यूनिट। ऊपर में भी था, ये पूरा फुल जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम आपका क्वांटिटीज एंड यूनिट है। अब हम पार्टिकुलरली जो क्वांटिटी है उस पे और जो यूनिट है उस पे बात करेंगे। तो यहाँ जो लिखा है कि टू स्टडी मैटर एनर्जी एंड देयर वेरियस प्रॉपर्टीज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर रिक्वायर्ड। यानी अगर आप मैटर को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एनर्जी को समझना चाहते हैं या फिर उसकी प्रॉपर्टीज को समझना चाहते हैं, तो आपको मैटर से कंपेयर करने वाला एक यूनिट चाहिए होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए होगा, ताकि उस फिजिकल क्वांटिटी से आप मैटर को जो है कंपेयर कर सके और फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैटर को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो कितना एनर्जी हो सकता है, या उसके प्रॉपर्टीज को किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि आपको किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए किसी न किसी चीज से कंपेयर करना पड़ता है, राइट। जैसे आप अगर अपने ही बैच में किसी को टॉपर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप उसके मार्क्स को एक फिक्स्ड वैल्यू जो होता है मार्क्स का, जैसे 100 में से कितने नंबर वो लाए हैं, उसके बेसिस पे हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं, पता लगाते हैं। तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको एक फिजिकल क्वांटिटी की नीड होती है और जो उसे आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट। अब नोट पॉइंट यहाँ पे देखिए, यूनिट इज अ क्वांटिटी अडॉप्टेड एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इन टर्म्स व्हिच सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी। यूनिट जो है ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्वांटिटीज है जो सिमिलर क्वांटिटीज, यानी अगर आप मास को लेते हैं, मास मान लेते हैं एक यूनिट है, तो अगर आप मास को स्टैंडर्ड मेजरमेंट मानते हैं तो आप दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स है उसके मास ही निकाल सकते हैं उससे। आप इससे उसको लेंथ में मेजर नहीं कर सकते, राइट। अगर आपको मास किसी चीज का पता करना होगा तो आप मास से कंपेयर करेंगे, अगर आपको लेंथ पता करना होगा तो उसको आप लेंथ से कंपेयर करेंगे। तो एक जो यूनिट है स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्वांटिटी है जिसको स्टैंडर्ड मान लिया गया है और उसी से हम लोग कंपेयर करते हैं किसी भी चीज को, राइट। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये है फिजिकल क्वांटिटी। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको दो अलग अलग पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। फिजिक्स में ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं डिटेल में। पहला तो
फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा ड्राइव यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है हैव देयर ओन स्टैंडर्ड, उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। कौन? फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो ड्राइव यूनिट है ये ऑब्टेन होता है या फिर इसको ड्राइव किया जाता है किसके हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ड्राइव यूनिट डिपेंड होता है किसके ऊपर? फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर। लेकिन जो फंडामेंटल यूनिट्स है ये इंडिपेंडेंट होता है, इसके पास अपना एक स्टैंडर्ड होता है। अब टोटल जो फिजिक्स है उसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स है एंड हो गया मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपके फंडामेंटल यूनिट्स है। ये जो 7 है ये किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं है, उसकी वैल्यू अपने आप में फिक्स्ड है, किसी और चीज पे डिपेंड होकर के अपनी वैल्यू को वो नहीं बताता है, राइट। यहीं पे अगर आप ड्राइव यूनिट की बात कर ले तो इन 7 को छोड़ करके बाकी जो भी है ये सारे ड्राइव है। जैसे एरिया हो गया। अब एसआई यूनिट के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। तो बिफोर एसआई यूनिट, इसका ये मतलब है कि एसआई यूनिट से पहले बहुत सारे ऐसी क्वांटिटीज थी जिससे लोग जो है चीजों को कंपेयर किया करते थे। जैसे आपका हो गया एफपीएस, फुट पॉन्ड सेकेंड, सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एंड एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये ऐसे कुछ यूनिट्स थी जिससे लोग चीजों को कंपेयर करते थे, ऑब्जेक्ट को, मैटर को, जो भी था उसको अपना कंपेयर किया करते थे और उस अकॉर्डिंग जो है चीजों को लेते थे, बाय करते थे। लेकिन 1960 में 1960 में सिस्टम्स इंटरनेशनल यूनिट आया जिसको हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं, वाज इंट्रोड्यूस्ड कॉल्ड एसआई यूनिट। और इसका बेनिफिट क्या है? जो ये हमेशा मतलब आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ तो इस एसआई यूनिट की वैल्यू से आपको जो है चीज मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसके स्टैंडर्ड से आपको जो है मेजर करके दे दिया जाएगा चीजों को, ठीक है। ये मोर कन्वीनियंट है इस इन सब चीजों की तरह। जैसे जो आपका एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया, इस सब जितना कॉम्प्लिकेट नहीं है, बहुत आसानी से ये कैलकुलेट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है एसआई यूनिट को, इसलिए इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया है। अब इस एसआई यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, यूनिट है जो अभी ऊपर मैंने आपको बताया, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। अब इस लिस्ट में आप देखिए ये जो ऊपर के 7 है ये आपका फंडामेंटल यूनिट है और ये नीचे का 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, राइट। प्रीफिक्स की बात कर ले तो प्रीफिक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीफिक्स एक्चुअली होता क्या है, राइट। जो हमारा यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी में प्रीफिक्स का क्या एक्चुअली रोल क्या है? तो ये ऐसा यूनिट जो है जो मतलब स्टैंडर्ड माना गया है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी वैल्यू या तो बहुत बड़ी है या ये बहुत छोटी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जिनको मेजर इस दोनों के बीच में करते हैं, यानी बहुत बड़े वैल्यू जो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा यूनिट का है उसके बीच में और जो उसके जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इन दोनों के बीच में कुछ चीजों को मेजर करने का जो है नीड होता है। अगर आप लैब में चले जाएंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे से वैल्यू दिख जाएंगे, और कुछ ऐसा प्लेस है, कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे मिडिल जो इन दोनों के बीच का जो वैल्यू है उसका नीड होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रीफिक्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिए गए प्रीफिक्स है, आप इस चीज को देख सकते हैं, ये प्रीफिक्स है, ये उसके सिंबल है, एंड ये फैक्टर है जिससे हम लोग उसको कंपेयर करते हैं, राइट। तो ये प्रीफिक्स का सिर्फ इतना ही रोल है। अब अगर आप बहुत ज्यादा प्रीफिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स एक बार देखना चाहिए, समझना चाहिए, राइट। यहाँ इतना ज्यादा रोल नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इन सब चीजों को। बाकी जो एक्चुअल में हमारा इस सब वीडियो में जो हमारा एग्जैक्ट टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर जो हम बात करें तो टॉपिक ये रेडियोग्राफिक यूनिट। हम लोग एक्चुअली रेडिएशन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे रेडिएशन के फील्ड में, हमारे मेडिकल के फील्ड में किस यूनिट का कितना काम हो सकता है, हम इसी चीज पे ज्यादा जो है फोकस होना चाहिए हमारा। ऊपर तो बेसिक था तो इन सब चीजों को लेकर के अभी तक चले आए हैं। बाकी जो मेन है हमारा ये यही है कि जो रेडियोग्राफिक यूनिट है वो क्या क्या होता है। तो जब आप प्रैक्टिस के लिए जाएंगे तो एक्सरे जो मशीन है उस पर आप जब देखने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ यूनिट्स आपको वहां पे दिख जाएंगे। पहला केबीपी होगा, उसके बाद एमएएस होगा, ये तो आपको बराबर हर एक एक्सपोजर में देखने को मिलेगा। इसका ये मतलब होता है किलो वोल्ट पीक, एमएएस मिली एम्पियर सेकेंड, केईवी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एचयू हीट यूनिट, राइट। अब ये जो केबीपी है, अब जब आप एक्सरे रूम में जाकर के जो उनका
एक्सपोजर मशीन होता है जो उसको हम कंसोल पैनल कहते हैं, उसको जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हर एक पेशेंट के साथ-साथ आपको केबीपी और एमएएस एडजस्ट करने का नीड पड़ेगा। कई बार मैनुअल भी होता है, वो ऑटोमैटिक भी हो जाता है, पर उसमें आपको देखना भी पड़ेगा। आपको याद भी होना चाहिए कि किस पेशेंट में और किस व्यू में कितना देना है, केबीपी और एमएएस कितना होना चाहिए। तो जो केबीपी है एक्चुअली वहाँ पे करता क्या है, क्या काम होता है उस कंसोल पैनल में, जो रेडियोग्राफिक इमेज होता है उसमें प्रॉपर उसका केबीपी और एमएएस का क्या काम होता है। तो जो केबीपीएस है वो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द एक्सरे ट्यूब, जो एक्सरे ट्यूब होता है आपका, उस एक्सरे ट्यूब के अक्रॉस कितना वोल्टेज है उसको डिफाइन करता है। कितना मैक्सिमम वोल्टेज है आपने कितना उस कंसोल पैनल से सेट किया है, क्योंकि एक्सरे को निकलने के लिए बहुत हाई लेवल का एनर्जी चाहिए होता है। एक झटके में मतलब इंस्टेंट टाइम में बहुत हाई लेवल का एनर्जी चाहिए होता है, जिसके हेल्प से एक्सरे निकल सकता है। तो वहीं पे आप कितना वोल्टेज देते हैं किस एक्सपोजर के टाइम पे, उसी चीज को वो डिसाइड करता है, उसी चीज को बताता है। वहां पे मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस एक्सरे ट्यूब। और ये जो एमएएस है, एमएएस के अकॉर्डिंग आता है कि जो आपका फिल्म का डेंसिटी होगा, यानी डार्कनेस ऑफ फिल्म, जब आप रेडियोग्राफिक फिल्म देखेंगे तो उसमें आपको काला काला सा दिखता है, राइट। तो वो जो डार्कनेस ऑफ फिल्म होता है, जो डेंसिटी होता है, उस चीज को डिसाइड करेगा। और जो एक्सरे या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सपोजर का जो समय होता है कि कितने देर तक वो एक्सपोजर पेशेंट पे लगेगा, राइट, उस चीज को डिसाइड करता है ये चीज। अब ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं काम आएगा। और जो आपका हीट एचयू है, ये जो है आप जब चाहेंगे, अगर आप कोशिश करते हैं कि जो हमने एक्सपोजर दिया उस दौरान कितना हीट प्रोड्यूस हुआ होगा उस ट्यूब में, तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस एचयू से। और ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे आप केबीपी को मल्टीप्लाई करेंगे एमए से, तो आपका हीट निकल के आ जाएगा। यहाँ कुछ नोट्स पॉइंट है, जो नोट्स पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी को हम लोग बैकरल बोलते हैं, उसी में जो है रेडियो एक्टिविटी को कंपेयर किया जाता है बैकरल में। 1 किलोवोल्ट इज इक्वल टू थाउजेंड्स वोल्ट, रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सरे ट्यूब, एनोड एंड कैथोड, राइट। तीसरा है आपका 1 MAS is equal to 1 by thousands of amperes, representing number of electrons following per seconds from cathode to anode, and 1 keV kilo electron volt is equal to thousands of electron volts unit of energy। और ये एक एनर्जी का यूनिट है। तो ये आपके थे वीडियोस, और इसमें हम लोग बेसिक कवर कर रहे हैं, पहले भी बताया मैंने। इसी के साथ साथ हम लोग धीरे धीरे करके जीरो से लेकर के, यानी जो पूरा बेसिक होता है यहाँ से लेकर के कंप्लीट रेडिएशन फिजिक्स को हम लोग देखने वाले हैं। उसमें बहुत चीज़ों को जानेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, कुछ एक्स्ट्रा होगा, उस चीज़ को भी हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी भी है जिसको हम लोग शॉर्ट्स के फॉर्म में भी देखने का काम करें। जैसे यूनिट को लिखने का एक प्रॉपर अपना वे होता है, प्रॉपर रूल होता है, जिस रूल के अकॉर्डिंग आप यूनिट लिख सकते हैं। उस रूल के बाहर अगर आप यूनिट लिखते हैं तो फिर वो चीज गलत हो जाता है, राइट। तो उसको हम लोग शॉर्ट में दे देंगे, कोशिश करेंगे कि आपको एक शॉर्ट में बता दें कि जब भी हम यूनिट लिखते हैं ऐसा यूनिट, तो उसके क्या क्या रूल होते हैं और क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, राइट। वो ये चीज था। बाकी इस जो पीडीएफ आप देख रहे हैं वो एज इट इज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार फिर से नए हैं तो, और जुड़ जाइए। रेडियोग्राफिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आने वाली है। अभी एक हाल ही में शॉर्ट्स आया था जिसपे वहां पे मेंशन था कि जो अभी आपका रेडिएशन फिजिक्स का कोर्सेज कंटिन्यू है, जो सिलेबस है वो कंटिन्यू आने लग गया है। बाद में जो आने वाला अपकमिंग टॉपिक है वो भी वहाँ पे मेंशन है, जो अपकमिंग चैप्टर है सब कुछ डिटेल में। साथ ही हम लोग जब रेडिएशन फिजिक्स का जो एक्चुअल चैप्टर होगा उस पर पहुंचेंगे, तो चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसी से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो बहुत आसानी से उस चीज को क्रैक कर सकते हैं।